Hello friends, welcome to my channel SKS 369 ways। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होने वाले बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो शुरू करते हैं बैंकिंग चैप्टर 1, मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। दोस्तों, एक जरूरी बात है, मैंने यह वीडियो में बहुत ही डीप में बैंक के इंपॉर्टेंट टर्म्स को सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया हूं और एंड में इन टर्म्स को बैंकिंग सेक्टर में एक दूसरे से कैसे लिंक है यह आसान तरीकों से बताया हूं, इसलिए वीडियो पूरे लास्ट तक देखें और मेरे इस एफर्ट्स के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो बनता है। क्या आप जानते हैं कि द इंडियन इकोनॉमी इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और बैंकिंग सेक्टर इस इकोनॉमी की फाइनेंशियल बैकबोन है और ऐसा माना जाता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हुआ तो इंडियन इकोनॉमी को भी कोलैप्स होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे बैंकिंग के बहुत सारे डेफिनेशंस है, लेकिन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में भी अच्छे डेफिनेशन दिए हैं। बैंकिंग इज डिफाइंड एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विथड्रॉबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। शॉर्टकट में बताए तो बैंक का काम पैसा लेना और देना, इसके अलावा डिपॉजिट लेना और लोन देना होता है और इन कामों से ही अपना प्रॉफिट कमाना होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो देश का पहला बैंक कौन सा है? इट इज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कलकत्ता में 1770 में शुरू हुआ था, लेकिन ज्यादा समय तक ठीक नहीं सका और बंद हो गई सन 1832 में। उसी टाइम पीरियड में 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास मर्ज होकर एक बैंक बनी, वो थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1955 में नाम बदलकर बन गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया है। इंडिया में बैंक बेसिकली 2 कैटेगरी में बटी है, पहला कमर्शियल बैंक एंड दूसरा कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में आता है पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट बैंक और रीजनल रूरल बैंक। प्राइवेट बैंक में फॉरेन बैंक भी आता है। और बात करें कोऑपरेटिव बैंक की तो उसमें आता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक। Some banks in India which meet specific criteria are included in the second schedule of the RBI Act, 1934. These are called scheduled banks. ये तो हो गई बैंक की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंकों का एक बैंक होता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट डू यू नो, आरबीआई सिर्फ बैंकों को भी कंट्रोल नहीं करता है, आरबीआई इज बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो। RBI commenced operations on April 1, 1935 and was nationalized in 1949. RBI देश का मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। RBI सभी बैंकों के लाइसेंस देने से लेकर बैंक डिसोल्व होने तक का सभी कंट्रोल करता है। RBI के मूल कार्य करेंसी इशू करना, भारत में मॉनेटरी स्टेबिलिटी बनाए रखना और देश की क्रेडिट सिस्टम को बनाए रखना है। अब आपको इतनी तो बेसिक जानकारी हो गई ना, तो अब देखते हैं बैंकिंग के कुछ बेसिक टर्म्स। व्हाट इज लिक्विडिटी? किसी संपत्ति या सामान के अंदर जो खरीद या बिक्री लायक क्षमता होती है, वह उसकी लिक्विडिटी यानी तरलता कहलाती है। जैसे कि कैश, गोल्ड, सिक्योरिटीज जैसे शेयर, बॉन्ड वगैरह। सरल शब्दों में कहें तो किसी चीज को पैसों के रूप में बदल जाने की क्षमता को लिक्विडिटी कह सकते हैं। बैंक्स में लिक्विडिटी बैंक की कमाई और पूंजी के लिए जोखिम है, जो अस्वीकार्य नुकसान के बिना दायित्वों को समय पर पूरा करने में असमर्थता से उत्पन्न होती है। रेपो रेट दरअसल रीपर्चेस एग्रीमेंट रेट का शॉर्ट फॉर्म है। रेपो रेट को एक लाइन में कहा जाए तो रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलैटरल रखने के बदले में बैंकों को लोन देता है। बैंक इसी पैसों को थोड़ा अधिक ब्याज दर पर लोगों और कारोबारियों को कर्ज के रूप में देते हैं। रेपो ट्रांजैक्शंस केवल बैंकों की इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स एक दिन से लेकर कुछ दिनों तक को पूरा करने के लिए है। यही कारण है कि जब रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है, तो बैंकों की ओर से लोगों को जारी होने वाले लोन जैसे होम लोन, वाहन लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन वगैरह की ब्याज दर भी बढ़ा दी जाती है।
इसके उलट जब रिजर्व बैंक रेपो रेट घटा देता है तो कॉमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन लेना सस्ता पड़ता है। ऐसे में ये कॉमर्शियल बैंक भी अपने ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का संकेत देना चाहता है तो वह रेपो दर में वृद्धि करेगा। यदि ओवरऑल लिक्विडिटी की स्थिति तंग है तो बैंक अपनी जमा दरों या उधार दरों में वृद्धि करेंगे, क्योंकि आरबीआई से उधार लेने की लागत बढ़ गई है। What is रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, रेपो रेट का उल्टा होता है। जब बैंक अपने एक्सेस फंड्स को आरबीआई को ब्याज पे देता है और जो रेट आरबीआई बैंकों को इन फंड्स पे देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये भी अल्पकालीन जमाओं के संबंध में होता है। दरअसल बैंकों के पास रोजाना के कामकाज के बाद जो भी रकम इकट्ठा होती है वे उसे रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं ताकि उन्हें उस रकम पर ब्याज मिल सके। इसी रकम के लिए रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट का प्रावधान किया हुआ है। यह आमतौर पर बाजार में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम रहेगा। अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कम करती है तो बैंकों के लिए अपने फंड्स को आरबीआई के पास पार्क करना कम दिलचस्प हो जाता है। यह उपाय तब अपनाया जाता है जब बाजार में बहुत अधिक लिक्विडिटी होती है, जैसा कि इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट या शॉर्ट टर्म फंड में रिफ्लेक्ट होता है। रेपो और रिवर्स रेपो दरों के बीच मुख्य अंतर यह है कि रेपो रेट कमर्शियल बैंकों को उधार देने के माध्यम से इनकम कमाता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा धन पर इंटरेस्ट कमाती है। रिवर्स रेपो रेट का उपयोग इकोनॉमी की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जबकि रेपो रेट का उपयोग इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ रेपो रेट। जैसे ही रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से पैसा लेना महंगा पड़ने लगता है। तब बैंकों या तो लोगों को देने जाने वाले लोन की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी या कम अमाउंट लोन पे देगी, जिससे लोगों के पास खर्चा करने के लिए हाथ में कम पैसे बचेंगे। पैसे की कमी के कारण लोगों के लिए वस्तुओं की मांग कम होने लगती है। इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ना थम जाती हैं या फिर कम तेजी से बढ़ती हैं, जिससे आरबीआई को महंगाई को काबू करने में मदद मिलती है। मैंने इस वीडियो के आखिर में ये सभी कॉन्सेप्ट्स इजी वे में बताया हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना और स्किप मत करना, वरना कंफ्यूज रहोगे बाकी के टर्म्स से। और हाँ, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बैंक रेट के बारे में भी कुछ जानते हैं। बैंक रेट भी दरअसल रेपो रेट की तरह ही होता है। ये भी रिजर्व बैंक की ओर से कॉमर्शियल बैंकों को मिलने वाले कर्ज पर ब्याज की रेट होती है। लेकिन रेपो रेट और बैंक रेट में अंतर यह होता है कि रेपो रेट वाला कर्ज कॉमर्शियल बैंकों की ओर से कुछ सिक्योरिटी, बॉन्ड्स वगैरह रिजर्व बैंक के पास बंधक रखने के बदले में मिलता है। ये बहुत छोटी अवधि के लिए ही होता है, जबकि बैंक रेट लंबे समय के लिए होता है और इसके लिए कॉमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक के पास किसी तरह की सिक्योरिटी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं होती। रेपो रेट में सिक्योरिटीज को दोबारा से खरीद करने का मौका देता है, इसलिए रेपो रेट को रिपर्चेस रेट भी कहते हैं। बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है, क्योंकि बैंक रेट वाला कर्ज किसी बैंक की इमीडिएट कैश की जरूरत, कैश क्रंच को पूरी करने वाला होता है और इसके लिए किसी सिक्योरिटी को कोलैटरल रखने की भी जरूरत नहीं होती। नेट डिमांड लायबिलिटीज क्या होती हैं? ऐसे बैंक खाते जिनसे लोग कभी भी डिमांड करके अपना पैसा निकाल सकते हैं, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, क्रेडिट बैलेंस इन कैश, क्रेडिट अकाउंट वगैरह। और टाइम लायबिलिटीज वो होती हैं ऐसे बैंक खाते जिनसे आप तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको कुछ समय तक इंतजार करना होता है, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स या किसी प्रकार की लायबिलिटीज जिनको की मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के कारण अगले 1 महीने की अवधि के भीतर भुगतान करना होता है, उनको भी टाइम लायबिलिटीज के अंतर्गत गिना जाता है। कैश रिजर्व रेशियो (CRR) इकोनॉमी में महंगाई, कैश की मात्रा आदि पर नियंत्रण करने में भारतीय रिजर्व बैंक जिन उपायों का सहारा लेता है, उनमें कैश रिजर्व रेशियो प्रमुख है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक एवरेज कैश बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है,
जिसकी राशि भारत में कुल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज NDTL के स्पेसिफाइड प्रतिशत से कम नहीं होगी। ये जमाएं रिजर्व बैंक के पास बैंकों के करंट अकाउंट में जमा रहती हैं। सामान्य करंट अकाउंट की तरह ही रिजर्व बैंक इस जमा पर बैंकों को किसी तरह की ब्याज नहीं देता। उदाहरण के लिए किसी बैंक के पास आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है। सपोज इस समय 6% CRR रेट है, यानी कि आपके जो 1 लाख रुपए की डिपॉजिट बैंक के पास में है, उसमें से 6% यानी कि 6,000 रुपए उसे रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा। आपका बैंक इस 6,000 रुपए को किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या कर्ज देने या निवेश वगैरह के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। ये 6,000 रुपए आपके बैंक की ओर से रिजर्व बैंक के पास करंट अकाउंट में अनिवार्य जमा के रूप में बने रहेंगे। आपकी जमा में से बाकी जो 94,000 रुपए आपके बैंक के पास रखे हैं, उनका प्रयोग वह व्यावसायिक गतिविधियों, कर्ज देने या निवेश वगैरह में कर सकता है। अगर RBI मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत करना चाहता है, तो वह CRR बढ़ाएगा। और CRR कम करने से बाजार में अधिक लिक्विडिटी बन जाती है। The CRR is calculated on the basis of average of the daily balance maintained with RBI during the reporting fortnight. Statutory Liquidity Ratio SLR. इसके तहत RBI कैश के लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए SLR का उपयोग करता है। बैंकों का SLR वह जमा फंड होता है जो बैंक किसी लोन देने से पहले कुछ फंड अनिवार्य रूप से अपने पास रखना होता है। इस फंड में कैश, गोल्ड रिजर्व, सरकारी प्रतिभूति बॉन्ड्स आदि होते हैं। SLR के तहत कॉमर्शियल बैंकों को RBI के पास एक निश्चित रकम जमा करानी होती है। रिजर्व बैंक को बैंकों के लिए SLR की सीमा मैक्सिमम 40% तक करने का अधिकार भी है और मिनिमम 0% तक भी SLR घोषित किया जा सकता है। अगर कोई भारतीय बैंक रिजर्व बैंक की ओर से तय किए गए अनुपात में SLR बनाए रखने में सफल नहीं होता है, तो उसे पेनल्टी भी चुकानी पड़ती है। उसे बैंक रेट से 3% अधिक सालाना रेट से पेनल्टी अदा करनी होती है। If RBI wants to tighten the monetary policy, it will raise the SLR. Lowering the SLR means that banks can sell some of their SLR securities to raise funds. It therefore tends to soften interest rates. तो देखते CRR और SLR में डिफरेंस क्या है। CRR के मामले में बैंकों को सिर्फ अपनी कैश डिपॉजिट्स का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास जमा रखने को कहा जाता है, जबकि SLR के मामले में बैंकों को एक निश्चित अनुपात में लिक्विड एसेट्स में रखने को कहा जाता है। CRR के रूप में जो धन बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, उस पर उन्हें किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है और SLR में ब्याज भी रिटर्न्स के रूप में प्राप्त होता है। CRR के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक देश के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है और SLR में बैंकों के क्रेडिट एक्सपेंशन के लीवरेज को बनाए रखने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये सारे RBI के करंट रेट आज के दिन के हैं। ये रेट्स बदलते रहते हैं, तो आप RBI के साइट से अपडेटेड रहिए या अपडेटेड रेट्स के लिए मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स करें। मैं आपके साथ सारे अपडेट्स शेयर करता रहूंगा। आइए अब आसान भाषा में सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। कमर्शियल बैंक वो होता है जो पब्लिक से डिपॉजिट लेती है और लोन देती है, और जो इन सारे बैंकों को रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब कमर्शियल बैंकों को लोन की जरूरत होती है तो वो RBI से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन लेती है। इन लोन के बदले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को RBI के पास गिरवी या कोलैटरल रखती है, और ये लोन जो इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक RBI से लेती है उसे कहते हैं रेपो रेट। और जब बैंक ये लोन को खत्म कर देता है तो वो RBI से अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस ले लेता है, इसलिए इसे रिपर्चेस रेट भी कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल इसका उल्टा है, या सिर्फ इतना डिफरेंस है कि RBI कमर्शियल बैंकों से लोन लेते हैं, या कहे तो बैंक अपना एक्सेस फंड्स RBI को लोन पे देते हैं, और इस लोन का इंटरेस्ट रेट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, जो रेपो रेट से कम होते हैं। बाकी सारे फंक्शंस रेपो रेट जैसे ही होती हैं। बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट सेम रेपो रेट ही होता है।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि रेपो रेट कम टाइम पीरियड के लिए, मान लो 1 साल के लिए, और बैंक रेट लंबी समय या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है। इसलिए बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट भी रेपो रेट से ज्यादा होता है। अब देखते हैं सीआरआर का मतलब क्या है। बैंक रोजाना जितना डिपॉजिट पब्लिक से लेती है, वो सारे फंड्स बैंक इन्वेस्टमेंट या लोन देने में नहीं लगा सकती है। उन्हें कुछ फंड्स अपने फ्यूचर में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक फेलियर जैसे कुछ इमरजेंसी के लिए भी रखना पड़ता है। इसलिए आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो का सुविधा रखी है। आरबीआई बैंकों को कहता है कि आपको कितना भी डिपॉजिट मिलता है, उसका एक अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, जिसे एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कहते हैं। इस अमाउंट का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास कैश में रखना होगा और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये जमा रकम बैंक के इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम ही बैंकों को लौटाएगी। अब एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो आरबीआई बैंकों से कहता है कि आप सीआरआर के अलावा एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत अपने पास भी कैश या गोल्ड, अप्रूव्ड शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह जैसे कुछ लिक्विड कैश में रखो। इन सभी फंड या सिक्योरिटीज को एसएलआर कहते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचता है, उसे बैंक लोगों को लोन में बांट सकता है या कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। मान लो अगर बैंक के पास डिपॉजिट 1 लाख रुपए है और करंट सीआरआर 4.50% और एसएलआर 18% है, तो बैंक के पास सीआरआर और एसएलआर में अमाउंट रख के बचता है 77,500 रुपए, जो वो पब्लिक को लोन पे दे सकते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MSFR क्या होता है देखते हैं। जब कमर्शियल बैंकों के पास कोई सिक्योरिटीज या कलेटरल नहीं होता है लोन लेने के लिए, तो आरबीआई कहता है कि आपने जो लिक्विड एसेट के नाम से जो रिजर्व रखे हैं, उसे कलेटरल रख के लोन ले सकते हैं। इसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। और जो इंटरेस्ट रेट इस लोन पे लगता है, उसे MSFR यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट कहते हैं। तो आज का ये चैप्टर यही समाप्त करते हैं। दूसरा चैप्टर भी जल्दी लेके आऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।